नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगे जोर के झटके की। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1200 पन्नों के फैसले से उद्धव सेना पर आज चुन चुनकर ऐसे शब्द बाढ़ चलाए जिससे उनकी सियासत छलनी हो गई। स्पीकर ने किस आधार पर कहा कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है, इसे 7 पॉइंट में समझेंगे। कांग्रेस ने आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले अगर मगर के सस्पेंस को खत्म कर दिया है और यह साफ हो गया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके पीछे कांग्रेस ने दलील दी है कि बीजेपी ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है। लेकिन आज सबसे पहले मालदीव से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर होगी। यह पता चला है कि मालदीव की एक महिला ट्रेनर ने दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी को ट्रेनिंग दी थी, उसका ब्रेन वॉश किया था और यह महिला अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज के मालदीव कनेक्शन पर हमने सत्ता की एक एक्सप्लोसिव कुंजी बनाई है। फिर भारतीय वैज्ञानिकों की उग्रम सेंचुरी वाली स्पेशल खबर। डीआरडीओ ने सिर्फ 100 दिन के अंदर एक ऐसी खतरनाक राइफल का निर्माण कर दिया जिससे इंडियन आर्मी दुश्मनों के छक्के छुड़ा कर रख देगी। इसके अलावा अडानी का एक ड्रोन भी नेवी की शक्ति बढ़ाने आ गया है। आज इन दोनों खबरों पर सत्ता की हम सैन्य कुंजी खोलेंगे। इसके बाद विवादों के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात होगी। चुनावी सीजन में जिनका जुबानी ब्रेक फेल हो गया है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल अयोध्या और कार सेवकों पर बिगड़े हैं और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग करना एक सही फैसला था। इस पर नया सियासी घमासान छिड़ गया है। वैसे घमासान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी है, जो अपने पहले स्टेशन मणिपुर में ही फंस गई है। कांग्रेस ने मणिपुर सरकार से इंफॉल के पैलेस ग्राउंड से यात्रा शुरू करने की इजाजत मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। इससे कांग्रेस बहुत गुस्से में है। और आज एक बड़ी खबर गुजरात से है, जहां वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री ने दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोदी की गारंटी दी। पीएम ने कहा, आने वाले वक्त में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जिसमें पाकिस्तान है, आतंकी संगठन आईएसआईएस है और सबसे सनसनीखेज राज यह है कि इसमें हिंदुस्तान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव की एक महिला भी शामिल है। यह साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई थी, जिसका अब एक एक राज सामने आ रहा है। आईएसआईएस की गजवाए गुजरात वाली विस्फोटक साजिश को दुनिया के सामने लाने वाले आतंकी शाहनवाज को लेकर अब विस्फोटक खबर सामने आई है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज का मालदीव कनेक्शन सामने आया है। आतंकी शाहनवाज मालदीव की एक महिला के संपर्क में था। मालदीव की महिला ने शाहनवाज को आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग दी थी। मालदीव की महिला ने शाहनवाज का ब्रेन वॉश किया था। खुफिया एजेंसी एनआईए को मालदीव की उस महिला की तलाश है। आपको सिर्फ 20 सेकंड में बताते हैं कि कैसे भारत को दहलाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें अलग अलग देश शामिल थे। मालदीव की महिला ने आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज को ब्रेन वॉश किया था। इस कहानी में पाकिस्तान की भूमिका भी कम नहीं है, क्योंकि शाहनवाज जो भी कर रहा था, जो साजिश रच रहा था, इसका कमांड पाकिस्तान में बैठे अबू सुलेमान से आ रहा था। आईएसआईएस का सबसे बड़ा सेंटर सीरिया, जो इस विस्फोटक साजिश का भी सेंटर है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतंकी शाहनवाज सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के कैंप में पैसे भेजता था। सत्ता में पहले भी हमने आपको बताया है कि शाहनवाज सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे का असली चेहरा है आतंकी संगठन आईएसआईएस। इसके पीछे का दूसरा चेहरा है पाकिस्तान। मतलब यह कि आईएसआईएस का गढ़ माना जाने वाला सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक इस साजिश का जाल बिछा था और इस नेटवर्क में मालदीव की एक महिला भी बड़ी भूमिका निभा रही थी। उसने सीरिया और पाकिस्तान में बैठे अपने आका से निर्देश पर आतंकी शाहनवाज को न सिर्फ ट्रेनिंग दी थी, बल्कि आतंकी हमले के लिए तैयार किया। शाहनवाज और मालदीव की महिला वाली पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। आतंकी शाहनवाज की एक टेलीग्राम चैनल केज्ड पोल के जरिए मालदीव की महिला से बात हुई। नाम भी चुनकर रखा गया था, पिंजरे में आतंक का मोती। महिला खुद को चैनल का एडमिन बताती थी। बताया जा रहा है महिला शाहनवाज की हैंडलर थी। संपर्क में आने के बाद महिला ने शाहनवाज का ब्रेन वॉश किया। इतना ही नहीं, अल हवल कैंप को दान देने के लिए भी उकसाया था और महिला के जरिए ही शाहनवाज ने सीरिया के अल हवल कैंप पैसा भेजा था। गूगल पे के जरिए 1 करोड़ 1 लाख
1,30,000 ISIS को भेजे। केरल के एक शिक्षक के जरिए पैसे भेजे। पैसे भेजने के लिए शाहनवाज ने अपनी पत्नी बसंती पटेल के खाते का इस्तेमाल किया था। शाहनवाज पाकिस्तान में बैठे अपने आका अबू सुलेमान के साथ साथ मालदीव की रहने वाली महिला के संपर्क में था। यहां पर एक नाम है अल हवल कैंप, जो ISIS का बड़ा ठिकाना है। इस कैंप में ISIS आतंकियों के परिवार भी रहते हैं। ISIS के आतंकी शाहनवाज ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। शाहनवाज ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि दरअसल वो मालदीव की एक महिला के लगातार संपर्क में था। ये वो महिला है जो कि इन दिनों सीरिया में अल हवल कैंप के अंदर मौजूद है। वो अपनी पत्नी के अकाउंट से अल हवल कैंप को पिछले कुछ महीनों में 1,30,000 रुपए बतौर टेरर फंडिंग भी भेज चुका है। ये स्पष्ट हो गया कि मालदीव जैसे द्वीप में किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ नहीं है और वहाँ पर आदमी छुपकर ये सारी अपनी गतिविधियाँ कर सकता है। खास तौर से फाइनेंसिस उनको मिल सकते हैं और इस प्रकार से जो उग्रवादी लोग हैं उनको ये सब करने के लिए ऐसी जगह बहुत ही सूटेबल रहती है। और अब शाहनवाज के ISIS कैंप में पैसे भेजने की पूरी कहानी को समझिए। मालदीव की महिला जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, वो साल 2015 में मालदीव से सीरिया गई थी, जिसके बाद शाहनवाज ने वित्तीय सहायता देने के लिए उससे संपर्क किया। मतलब शाहनवाज ISIS आतंकी कैंप में पैसे भेजना चाह रहा था, जिसके बाद महिला ने अपने भाई का WhatsApp नंबर दिया। यह नंबर मालदीव का था। महिला के भाई से शाहनवाज ने यह समझा कि पैसा कैसे अल हवल कैंप तक भेजा जा सकता है। महिला के भाई ने पड़ोसी जुनैद का नंबर दिया, जो केरल का रहने वाला था, मालदीव में शिक्षक था। TV9 भारतवर्ष के पास शाहनवाज की इंट्रोगेशन रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है आतंकी शाहनवाज ने ISIS को कब और कितने पैसे भेजे। अप्रैल 2020 में 90,000 रुपए गूगल पे के जरिए भेजे गए थे, जिसके बाद ISIS की तरफ से पैसे मिलने का कॉन्फर्मेशन भी आया था और इसके बाद मई 2020 में 40,000 रुपए फिर से भेजे गए। मतलब कुल 1,30,000 रुपए भेजे गए थे। तो ये तो आपने ISIS की साजिश और शाहनवाज की आतंकी वाली पूरी कुंडली देखी। अब आपको मालदीव की कहानी बताते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से चीन के साथ संबंधों को लेकर विवादों में है। लेकिन मालदीव के आतंकवाद कनेक्शन वाले राज और भी चौंकाने वाले हैं। मालदीव में 98% से ज्यादा आबादी कट्टर सुन्नी मुस्लिमों की है। पिछले साल जुलाई में अमेरिका के गृह मंत्रालय ने मालदीव के कुछ कट्टरपंथियों और संगठनों को आतंकियों की सूची में डाला था। ISIS के 18 समर्थक और अल कायदा के 2 समर्थकों को आतंकियों की लिस्ट में डाला गया था। यह कहा गया था कि ये लोग और संगठन ISIS खुरासान के स्थानीय हैंडलर मोहम्मद अमीन से जुड़े थे। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2014 से लेकर 2018 की शुरुआत तक मालदीव के 250 से ज्यादा लोग ISIS में भर्ती के लिए सीरिया जा चुके हैं। मालदीव का अड्डू शहर आतंकियों का गढ़ है। यहां के कई और भी स्थानीय गुट ISIS के लिए काम करते हैं। इसके लीडर इस्लामिक स्टेट तक IED और लड़ाके पहुंचाने का काम करते हैं। खैर, अब सत्ता में आज की एक और बड़ी खबर, और अब बात हिंदुस्तान की सैन्य सत्ता की, जिसके मजबूत होने से आज भारत के 2 शत्रु चीन और पाकिस्तान में बेचैनी का मीटर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। लेकिन हमारी यह खबर सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक ऐसी कामयाबी से जुड़ी है जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे ये कमाल बेमिसाल है। सत्ता की पहली कुंजी DRDO के वैज्ञानिकों की उस उग्रम सेंचुरी पर आधारित है, जिसमें उन्होंने मात्र 100 दिन में एक राइफल का निर्माण कर दिया है। इस खबर को सुनकर बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। और दूसरी कुंजी उद्योगपति गौतम अदानी के उस दृष्टि ड्रोन पर है, जो समंदर में इंडियन नेवी को नई ताकत और नई ऊर्जा दे रहा है। सबसे पहले बात उग्रम राइफल की। आपने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते देखा होगा। जब ये खिलाड़ी शतक बनाते हैं तो लोग इनके सम्मान में तालियां बजाते हैं। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शतक बनाया है जो बहुत गर्व का विषय है, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और शायद इसके बारे में अभी आपको पता भी नहीं होगा। इसीलिए सत्ता में आज विशेष तौर पर हम आपको DRDO के वैज्ञानिकों की उग्रम वाली सुपर फास्ट सेंचुरी के बारे में बताएंगे, जिसे आप विराट, सचिन और धोनी से भी बड़ा शतक कह सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 100 दिनों के अंदर एक ऐसी उग्रम राइफल का निर्माण कर दिया है जो बेहद खतरनाक है। सोचिए, 100 दिन के अंदर किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट का प्लान तक तैयार नहीं हो पाता,
किसी योजना का ब्लूप्रिंट तक नहीं बन पाता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने 100 दिन के अंदर एक राइफल बनाकर कमाल कर दिया। यानी हमारे वैज्ञानिक न सिर्फ देश के लिए समर्पित हैं, बल्कि सुपर फास्ट भी हैं। अब हम आपको उग्रम राइफल के बारे में कुछ खास बात बता देते हैं। उग्रम राइफल को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। उग्रम राइफल को, यानी ये एक स्वदेशी राइफल है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। इसे डीआरडीओ और हैदराबाद की एक निजी कंपनी ने मिलकर 100 दिन के अंदर ही तैयार किया है। यह सिंगल शॉट के साथ साथ ऑटोमेटिक मोड में चलने वाली राइफल है। हालांकि अभी इस राइफल के कुछ और टेस्ट किए जाने बाकी हैं, लेकिन यह राइफल इस लिहाज से बनाई गई है कि इसे किसी भी मौसम में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए बर्फीले इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक इसकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्ट में सफल होने के बाद इसे भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। यह राइफल मिलने के बाद देश के दुश्मन भारतीय सेना का और भी ज्यादा उग्र रूप देखेंगे। वैसे अभी भारतीय सेना में बड़ी संख्या में इंसास राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इंसास की जगह सेना के लिए यह उग्रम असॉल्ट राइफल एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है, जिसे चलाने के बाद हमारे भारतीय सैनिक डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को धन्यवाद बोलेंगे। और अब हम आपको इस असॉल्ट राइफल की कुछ और खासियत बताते हैं और समझाते हैं कि यह कितनी खतरनाक है। उग्रम राइफल को सेना और अर्धसैनिक बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर है। इसका वजन भी करीब 4 किलोग्राम है और जब 4 किलो की ये उग्रम राइफल चलेगी तो दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह राइफल 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की गोलियों का इस्तेमाल करेगी, जो इसे 5.62 मिलीमीटर की गोलियों का इस्तेमाल करने वाली इंसास राइफल से भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। राइफल में 20 राउंड मैगजीन लोड की जा सकती है और सबसे खास बात यह है कि इसके सभी जरूरी कंपोनेंट यानी पुर्जे स्टील के बने हुए हैं। अब यह भी समझिए कि आखिर उग्रम की सुपर फास्ट सेंचुरी क्यों जरूरी थी। इसके लिए मैं अपर स्टूडियो जाऊंगा और वहां जाकर आपको बताऊंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो सुपर फास्ट सेंचुरी बनाई है, जिसका नाम है उग्रम, आखिर इसको बनाना इतना जरूरी क्यों था और क्यों ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी थी और हमारे देश की जो सेना है उसको कितनी मजबूती ये देगी। दरअसल भारतीय सेना बड़ी संख्या में AK-47 राइफल का इस्तेमाल करती है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते AK-47 राइफल का आयात फिलहाल ठप पड़ा है। इसकी वजह से AK-203 राइफल का प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं हो पाया है। इसी बीच भारतीय सेना ने नई असॉल्ट राइफल्स की मांग की थी, जिसके बाद डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इस राइफल पर काम शुरू किया और इसे 100 दिनों में तैयार कर दिया। अब कुछ टेस्ट के बाद यह सेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी। इससे किस तरह के ऑपरेशंस में काम आएगी और इससे सेना की ताकत और कितनी बढ़ेगी, इसके लिए डिफेंस एक्सपर्ट को भी सुनते हैं। ये राइफल्स, इनकी रेंज करीब 500 मीटर तक मार सकती हैं। ये करीब 4 किलो वजन ये इस्तेमाल होती हैं और होएंगी इस तरह की राइफल्स, और ये खास करके अब ये आएंगी तो डायरेक्टली हमारी LOC पर और जो इंसर्जेंसीज हमारी चल रही हैं, जो LOC पर जो मुठभेड़ें होती हैं आतंकियों के साथ, जो हम और आप देखते हैं मुठभेड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, वो इस तरह की राइफल से होती है। तो अब ये उग्रम राइफल जब आ जाएगी हमारी फोर्सेस के बाद, तो ये इमीडिएट इस्तेमाल होगी हमारे बॉर्डर्स पर, जो कि पाकिस्तान के साथ और फिर जो इंसर्जेंसीज हैं वहां पर। तो सेना के लिए उग्रम अभी आने वाली है, लेकिन इंडियन नेवी को आज एक ऐसा हथियार मिल गया जो समंदर में चीन की हेकड़ी भी निकालेगा और पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम भी करेगा। यह एक ऐसा ड्रोन है जो अरब सागर में भारत की बढ़ती चुनौतियों के बीच बहुत कारगर साबित होगा। आज स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस मौके पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया। नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए यह UAV ड्रोन हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा और सेना के लिए सर्विलांस का काम करेगा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर देश में बना पहला UAV ड्रोन है और इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने कंपनी के हैदराबाद स्थित एरोस्पेस पार्क में तैयार किया है। अब ये ड्रोन कितना शक्तिशाली है और समुद्री साजिशों को कैसे नाकाम करेगा, यह भी समझाते हैं आपको।
इस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 36 घंटे तक नॉन स्टॉप उड़ान भरने की क्षमता है। यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और यह अपने साथ 450 किलोग्राम का पेलोड लेकर भी उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे खास बात, दिन हो या रात, मौसम सही हो या खराब हो, यह ड्रोन हर स्थिति में ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएगा और समंदर में दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत और साजिश की खबर भारतीय नौसेना को देगा। इसके अलावा किसी आपात स्थिति में इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना के जवानों तक मदद पहुंचाने में किया जा सकेगा। बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कॉम्बैट ड्रोन की तरह भी किया जा सकता है। तो इंडियन नेवी को मिली इस नई शक्ति पर हम आपको एक रील भी दिखाते हैं। TV9 के कैमरे पर हम आपको आज वो ड्रोन दिखाने वाले हैं जो भारत के दुश्मनों पर नजर रखेगा और इस ड्रोन का नाम ही दृष्टि रखा गया है और इसे भारत की प्राइवेट कंपनी अडानी डिफेंस ने बनाया है और इसे इंडियन नेवी को आज दिया गया है। ड्रोन यानी जो दृष्टि 10 है उसको देखिए, उसके विंग की साइज को देखिए और इस ड्रोन की साइज को देखिए आप। इसका मुख्य काम सर्विलांस का है, यानी निगरानी रखना है। जब इंडियन नेवी के जहाज पर या फिर समंदर में जब इंडियन नेवी मौजूद रहेगी तब दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए इस ड्रोन का इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। ये 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 450 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी इस ड्रोन में है। जो प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है ऑन नेवल सर्वेलेंस, नेवल वॉरफेयर, ये अपने आर्म फोर्सेस को काफ़ी मजबूत करे। एकदम टेस्टामेंट यही है कि पहले इंडियन नेवी से पहले सप्लाई करने से पहले हमने ऑलरेडी 20 ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए हुए हैं इजराइल को एंड ऑलरेडी इन यूज़। They are SATCOM enabled, which will ensure that we can operate them over longer ranges. So it will improve the surveillance capabilities of the Indian Army. This is going to be a great capability enhancer for us. This has got satellite communication as well, because of which it can go out much further out into the Indian Ocean. और अब सत्ता की वो महत्वपूर्ण कुंजी जिसका कैनवस यूपी से लेकर गुजरात और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक तो है ही, साथ ही साथ इस कुंजी में ग्लोबल कारोबार और भारत में बढ़ते व्यापार का ट्रेलर है। सत्ता की इस कुंजी को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें कारोबार की राजनीति, धर्म की राजनीति, चुनाव की राजनीति और यात्रा की राजनीति है। यह ऐसा कॉकटेल है जिसमें भारत की सत्ताधारी पार्टी से लेकर मुख्य विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल और दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों के विचार और भविष्य की रणनीति है। इसलिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला हिस्सा महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र से आज सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आई है जिसका आने वाली राजनीति पर बड़ा असर हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज वो फैसला आया जिसकी नींव जून 2022 में पड़ी थी। उस राजनीतिक विद्रोह पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके कारण महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने विधायकों के अयोग्यता वाली याचिका पर शिंदे गुट के 16 विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। 1200 पेज के इस फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। वैसे तो स्पीकर ने अपने फैसले को समझाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया, लेकिन सत्ता में हम आपके लिए 7 पॉइंट्स में पूरा फैसला लेकर आए हैं ताकि आपको पूरी बात कम समय में समझ में आ जाए। पहला पॉइंट, पहली बड़ी बात यह कि शिंदे गुट असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे की अपील खारिज हुई। 16 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते। 37 विधायक शिंदे के साथ हैं। दूसरी बात, स्पीकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। तीसरी बात, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चौथी बात, शिवसेना उद्धव गुट ने पार्टी का संविधान पेश नहीं किया है। पांचवी बात, उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं था। छठी बात, ठाकरे की नापसंद के आधार पर शिंदे को नहीं हटा सकते। और सातवीं बात, अकेला अध्यक्ष पूरी पार्टी की आवाज नहीं होता है। इसलिए असली शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की अपील खारिज होती है।
स्पीकर के आज के फैसले से उद्धव गुट नाराज है, जबकि शिंदे गुट इसे अपनी विजय बता रहा है। दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है, इसे एक बार सुनिए। बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक हैं देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मैं माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। संजय राउत ने कहा है कि साजिश के तहत यह फैसला हुआ, इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। क्या शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है, जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। तो कुल मिलाकर एक पार्टी जो बाला साहेब ठाकरे की विरासत थी, वो आज उन्हीं के पुत्र और पोते के पास नहीं है। आज उद्धव ठाकरे के पास अपने पिता के सरनेम ठाकरे और राजनीतिक विरासत का किस्सा तो है, लेकिन उनकी सत्ता की कुंजी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने आज जो फैसला दिया है, उसमें एकनाथ शिंदे ने सिर्फ पाया ही पाया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ खोया है। बाला साहेब ठाकरे ने राजनीति में रहते हुए आजीवन कोई पद नहीं लिया, लेकिन उनकी पकड़ अपनी पार्टी के अंतिम व्यक्ति और पार्टी ही नहीं, मुंबई शहर के अंतिम व्यक्ति तक थी। जबकि सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे के हाथ से एक एक करके बहुत कुछ फिसलता चला गया। आज का फैसला भी ठाकरे परिवार की टीस को बढ़ाने वाला है। हालांकि शिवसेना का दावा है कि यह लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई का अगला पड़ाव सुप्रीम कोर्ट होगा। आइए अब बात करते हैं कारोबार और विकास की राजनीति से, जिसमें आज की सबसे दमदार तस्वीर वाइब्रेंट गुजरात के मंच से आई, जहां दुनिया के एक दो नहीं बल्कि 133 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज एक साथ मौजूद थे। वाइब्रेंट गुजरात के इस सम्मेलन में जब दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स ने बोलना शुरू किया, तो सबकी जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम और हजारों करोड़ के निवेश का ऐलान था। अगर आपको गुजरात में हुए निवेश के ऐलान की एक छोटी पिक्चर दिखाएं, तो आर्सेलर मित्तल दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाएगा। अदानी ग्रुप 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। मारुति सुजुकी 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। DW वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल बनाएगा। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। यानी एक तरह से इन निवेशों के जरिए गुजरात को भारत का इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाने का प्लान दिखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने दावा किया कि अगले 25 वर्ष भारत का अमृतकाल है। विकसित भारत की नींव रखी जा चुकी है। 2047 तक भारत को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। My friends abroad ask me, what is the meaning of this slogan? Millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible. Your vision to make India a global hub for semiconductors
will be huge economic driver for India's future as India marches toward becoming the third largest global economy. The first battery electric vehicle from Suzuki Group will be rolled out from Suzuki Motor Gujarat. Plan to sell this model not only in India, but also export to Japan and European countries. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of Bharat. दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। तो कारोबार और विकास की राजनीति के बाद अब बात गड़े मुर्दे उखाड़कर लाभ लेने वाली राजनीति की। समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ वर्षों में विवादित बयान देने में बाकी नेताओं से बहुत आगे निकल गए। अब जब 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, तो ऐसे में इन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये चर्चा में आ गए हैं और इनके बयान पर विवाद हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा, राम मंदिर आंदोलन के कार सेवक अराजक तत्व थे, अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, कानून की रक्षा के लिए गोली चलाई गई, मुलायम सरकार ने कर्तव्य निभाया था। एक बार सुनिए उन्होंने शब्दशाह कहा क्या है, फिर इस पर क्रोध वाली राजनीति की बात करेंगे। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद संतों से लेकर विपक्ष तक में नाराजगी है। बीजेपी से भड़काने वाली और बांटने वाली राजनीति कह रही है, जबकि अब तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर गुस्सा दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक तो ये तक कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट हैं। उन्होंने सारे हिंदू समाज के हृदय पर आघात किया है और मैं कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह एक आत्मघाती कदम है। उनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए वहां और आप यही बोलिए। निश्चित तौर पर आपसे देने पे मांग करता हूं कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मना करने पर भी लगातार धर्म पे चर्चा कर रहा है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा यही है कि हमेशा समाजवादी पार्टी ने समाज को जाति, धर्म, मजहब में बांटने की कोशिश की है, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है, जो समाज की हमारी सम्मानित जनता ये तमाम चीज़ें देख रही है। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कुछ रोक नहीं सकता। और अब नजरिया 9। वैसे जिस तरह से विवादों के बॉक्स ऑफिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हर हफ्ते रिलीज होते हैं,
उन्हें ध्यान में रखते हुए अगर विवादों के स्वामियों की कोई लिस्ट बनाई जाती तो पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का होता। एक विवाद खत्म होता नहीं है, वो दूसरा बयान देकर विवाद खड़ा कर देते हैं। विवाद खड़ा करने की फील्ड में वो एक पहुंचे हुए स्वामी बन गए हैं जो इस रेस में दूसरों से बहुत आगे हैं। वैसे इस विवाद के अलावा चर्चा में कांग्रेस का एक फैसला भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा है कि धर्म एक निजी मामला है। आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना रखा है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, इसलिए कांग्रेस इस निमंत्रण को अस्वीकार करती है। इस बयान का मतलब साफ है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने अदालत में भगवान राम का विरोध किया वो किस मुंह से प्राण प्रतिष्ठा में जाते। अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले, तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे। तो देखिए हुटर बच चुका है और वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का। लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।